हाँ तो बच्चों चलिए आज हम लोग बर्मा प्रेस का सेट 2 पढ़ते हैं। ठीक है, सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, अब सेट 2 देखते हैं। ठीक है, बर्मा प्रेस का सेट 2। अब इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 नंबर से लेके 30 नंबर क्या पूछता है, एक एक नंबर का पूछता है, मतलब एक एक मार्क्स का पूछता है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। ठीक है, बर्मा प्रेस खोल लीजिए। सेट 2 में है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे लघुत्तम कर दीजिए, 2 सत्ते 14 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आ गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो बी नंबर। ठीक है, ये हो गया बी नंबर का ऑप्शन। अब 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर कहता है कि 17/18 का दशमलव प्रसार कौन सा है। मतलब क्या होगा, 17 अगर 8 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए 8 का सबसे पहले आप कहीं लघुत्तम कर लीजिए, इसे 2 4 8, 2 दूना 4। तो देखिए जब भी अगर नीचे यानी अंश बटे हर होता है ना, तो नीचे यहाँ पर 2 या 5, अगर हम इसका एलसीएम करें, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके अगर 2 या 5 आता है तो वह शांत होगा। तो देखिए ये 17 बटे कितना आ गया, 8 आया, तो 8 का 2 का पावर 3 यानी 2 के रूप में आया, 2 के फॉर्म में आएगा तो वह शांत होता है। तो ये लिख दीजिए शांत है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कह रहा है कि पी एक्स का ग्राफ दिया गया, बहुपद पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पी एक्स के शून्य की संख्या तो पी एक्स के शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये लाइन को कितना बार काट रहा है दोस्तों, ये वाला जो आता है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस आता है। जब ये पी एक्स कहेगा, जब यहां कहेगा पी एक्स का मतलब होता है कि एक्स लाइन को के बार काट रहा है, ये वाला एक्स वाला लाइन को कितना बार काट रहा है उसको दिखाना है। जैसे इस फिगर में देखिए ऐसे करके खींचा है, ऐसे करके ऐसे, तो कितना बार काटा है। देखिए एक बार यहां काट रहा है एक्स वाला लाइन, ये वाला एक्स वाला लाइन है ना, तो इसको एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, कितना बार काटा है, तो 3 बार। इसका आंसर आ जाएगा 3। अब 4 नंबर का देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए ये x² दिया है प्लस 7x + 10, ये बहुपद है। बहुपद इसलिए क्योंकि इसका बराबर 0 नहीं है, जब 0 नहीं रहता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, तो बहुपद कहते हैं। अब ये वाला बहुपद जो दिया गया है, तो इसमें कहता है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का जो योग होता है ना, देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है। ठीक है, शून्यकों का योग होता है -b/a। तो -b किसको लिखते हैं, तो x का गुणांक, ये वाला x का गुणांक को b लिखते हैं। तो x के साथ क्या गुना है, 7, तो ये लिखेंगे 7। और a मतलब जो x² के साथ है, तो x² में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 लिखेंगे। तो ये आ गया इसका आंसर -7, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में -7 दिख रहा है, तो -7 दिख रहा है दोस्तों सी नंबर का, ये हो गया आंसर। अब देखिए 5 नंबर का, 5 नंबर कहता है समीकरण a1x + b1y + c1, जैसे a1x + b1y + c1 = ये 0 दिया है। फिर कहता है कि a2x + b2y + c2 और = भी दिया इसमें 0। कहता अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल मतलब एक हल। तो एक हल कब होता है, जब हम लोग जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब कहता है कि ये अद्वितीय हल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल है। तो इस तरह का देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो a1/a2 b1/b2 नहीं है, तो सी नंबर, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए 6 नंबर का, 6 नंबर, यदि रेखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो निम्न रूप को रेखाएं, मतलब निरूपित रेखाएं हैं। तो यदि रेखिक समीकरण का एक युग्म संगत है, तो संगत एक युग्म है तो कौन सा होगा, तो प्रतिच्छेदी या तो संपाती होता है, वह क्या होगा, तो यानी बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
7 नंबर का देखिए समीकरण योग में 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। यानी दिया गया 2x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा दिया गया 3x और प्लस 2y बराबर 4। तो इसमें x और y का मान कौन सा आएगा। तो देखिए x और y का मान लाना होगा ना। तो ये देखिए ये y है और ये भी y है, तो इसको अगर हम काटेंगे समीकरण 1 को, अगर हम 1 को 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 को 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे तो यही चीज आएगा और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से 2 से 2 दुगना 4x होगा और माइनस 2 1 2y बराबर 2 5 10 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो यही आएगा 3x प्लस 2y अब बराबर कितना आ जाएगा, तो 4। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस चिन्ह है, इसमें प्लस चिन्ह है, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपली जोड़ देना है इसको। तो ये जोड़ेंगे कट जाएगा 4 और 3 7x और इससे माइनस कर देंगे। देखिए ये 4 और इधर हो गया 3, 4 3 7x और ये 10 में 10 और 4 14, तो x बराबर 14/7 यानी 7 दुगना 14। x का मान कितना आ जाएगा 2। जब x का मान 2 आ गया तो x के जगह यहाँ रख दीजिए, तो 2 दुगना 4, 4 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये y को माइनस वाई बराबर 5 और इसको लाएंगे इधर 4, तो कितना आ जाएगा 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा -1। अब देखिए ऑप्शन में -1, y बराबर कितना आ गया -1। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला दिख रहा है ए नंबर का ऑप्शन में, ये हो गया ए नंबर। चलिए अब इसका आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या करा समीकरण, चलिए ये तो दोस्तों समीकरण निकाय 2x प्लस 6 माइनस वाई बराबर इतना है और 2x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान इसमें क्या आ जाएगा, तो इस तरह वाला दिया है k डज नॉट इक्वल टू -1, ये हो जाएगा इसका आंसर 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, तो द्विघाती जिसका पावर 2 रहे, जिसका घातांक 2 रहे, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर दिया है बराबर 2 इंटू x माइनस 3, ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab और प्लस क्या आ जाता है b स्क्वायर बराबर, इससे गुना करेंगे इसको 2x और फिर इससे गुना करेंगे 2 तिया 6, ये आ गया। तो ये x स्क्वायर आएगा प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। तो ये x स्क्वायर 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x और ये प्लस 1 इधर लाएंगे प्लस 6 बराबर 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए x स्क्वायर ये माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा क्या x स्क्वायर और प्लस 7 बराबर आ जाएगा 0। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये वाला दोस्तों आ गया द्विघात समीकरण, यानी ए नंबर का ऑप्शन ही सही है। मतलब द्विघात समीकरण हम लोग उस समय पहचानेंगे जब किसी भी समीकरण में क्या आएगा ना, उसका पावर मैक्सिमम पावर सबसे अधिक पावर कितना होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। तो देखिए इसका घात 2 है ना, तो सबसे ज्यादा घात जिसका 2 है वही कहलाता है द्विघात बहुपद। अगर 3 आएगा 4 आएगा तो द्विघात बहुपद नहीं है। द्वि मतलब 2 होता है, घात जिसका घातांक 2 है, जिस समीकरण में अधिकतम घातांक 2 है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम लोग जानते ही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। यानी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। चलिए अब इसका आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगा। तो मूलों की क्या प्रवृत्ति होगा दोस्तों, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और इक्वल टू ये 0 दिया है। तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो ये वाला चीज को क्या बोलते हैं, a कहते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इक्वल टू -5 और ये वाला को c बोलते हैं। ठीक है, x स्क्वायर के साथ जो गुना है उसको a, जो x के साथ गुना है उसको b और जिसमें x भी नहीं है उसको बोलते हैं c। तो d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b का मान -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे और 4ac, a का मान कितना 2 है और c का मान है 3, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूना 8 8 तिया 24। आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो चूंकि d बड़ा हो गया 0 से, जब d 0 से बड़ा हो जाएगा तब क्या होता है, वास्तविक मूल होता है, वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल होता है। तो देखिए वास्तविक मूल इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 10 नंबर का, तो बी नंबर है। ठीक है, वास्तविक भी होता है और ये असमान भी होता है, वास्तविक और क्या होता है, असमान भी होता है, असमान मूल होता है, यानी बी नंबर, ये हो गया ऑप्शन। जब भी अगर वह 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से बड़ा अगर यहाँ पर डी का मान होता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, कुछ भी बड़ा होता है, तो उस समय क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। और वो दोनों ही मूल क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, उसको असमान भी बोलते हैं। और जब d = 0 आ जाएगा तब उस समय समान मूल होगा, और जब d 0 से छोटा हो जाएगा तब वह मूल ही नहीं निकलता है। चलिए इसका आगे देखते हैं। पर का देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में कहते हैं यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान है तो k का मान पूछ रहा है। देखिए समीकरण दिया है इसमें 2x² + kx + 3 और इक्वल टू दिया है 0। तो इसमें क्या निकालना, हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो k का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए k का मान, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान है, तो मूल समान है तो कब मूल समान होता है, जब d = 0 होता है। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac ये होता है। अब देखिए d का मान क्या है, 0 है, b ये वाला x² में जो गुना हुआ a होता है, जो x के साथ गुना हुआ b होता है, जिसमें x y नहीं हुआ c होता है। तो b के जगह में क्या हो जाए k, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब हो जाएगा 2 और c का मतलब क्या हो जाएगा 3, तो 0 बराबर k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर होगा माइनस 4 दूना 8 8 तिया 24। अब 24 को इधर लाएंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 तिया 24 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा √24। अब देखिए √24 है कोई किसी भी ऑप्शन में, 11 नंबर का देखिए 24 नहीं है रूट में, तो 24 को आप रूट से ऐसे निकाल दीजिए। देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 तिया 6, तो देखिए ये इसका जोड़ा बन गया तो ये निकल जाएगा, 2 गो है तो 2 निकलेगा, रूट में बच जाएगा 6, यानी 2√6। देखिए k का मान है 2√6, ये हो जाएगा आंसर। तो 2√6 किस में, ए नंबर में, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसका आगे 12 नंबर को देखते हैं। 1 - 3 का सारवंतर है। तो देखिए सारवंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये आ जाता है a1, दूसरा वाला आ जाता है a2, ये आ जाता है a3, ये आता है a4। तो सारवंतर निकालते a2 - a1 इक्वल टू ना d होता है, और d को ही बोलते हैं सारवंतर। तो ये क्या a2 है 1 -3 बराबर कितना हो जाएगा -2, तो ये सारवंतर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो देखिए -2 किसमें है, 12 नंबर का, तो 12 नंबर का बी नंबर है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए 13 नंबर में कहता है कि ए पी, इसमें भी दिया कि ए पी -3 -1/2 और 2 कम्मा डॉट डॉट इतना का 11वां पद। ठीक है, 11वां पद है, तो 11वां पद निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं, तो a2 - a1 करेंगे तो क्या निकलता है डी, तो a2 कितना 1/2, a2 है -3 है, और ये माइनस यहाँ भी फॉर्मूला है तो प्लस हो जाएगा बराबर डी। अब देखिए 2 और 1 का लघुत्तम कीजिए, 2 ही होगा, तो -1 + 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा 5/2, तो ये 5/2 डी निकल गया। अब एक 11वां पद, तो 11वां पद का क्या होता है फॉर्मूला, a + 10d, तो a का मान कितना है शुरू वाला, तो -3 है, अब प्लस 10 गुना डी का मान है 5/2, तो 2 5 10 कितना आ जाए 5 25, 25 में 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 22। अब देखिए 22 किसी भी ऑप्शन में है 13 नंबर का देखिए 22 है बी नंबर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप इसका देखते हैं 14 नंबर।
14 नंबर में क्या, सभी वृत्त क्या है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, देखिए ये ऐसे छोटा भी वृत्त बनाएंगे, फिर ऐसे बड़ा भी वृत्त बना सकते हैं, फिर इससे भी बड़ा वृत्त बना सकते हैं। तो ये एक जैसा ही दिखता है, ये वृत्त जैसा है ना, उसी तरह ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो एक जैसा दिखे नहीं होता है गाँव में। जैसे कहते हैं देखो तुम्हारा बेटा को भी बाप के जैसा ही दिख रहा है, तो बेटा को जब बाप के जैसा ही दिख रहा है बोलते हैं, तो दोनों क्या है, एक जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का हाइट भी सेम नहीं है, बॉडी भी सेम नहीं होता है, बल्कि देखने में उसके जैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं समरूप। उसको क्या बोलते हैं, समरूप। तो जितना भी वृत्त होता है सब क्या होता है, समरूप होता है दोस्तों, एक जैसा दिखता है वह समरूप कहलाता है। तो ये समरूप है। समरूप कितना नंबर में है, देखिए बी नंबर का है, तो ये हो गया आंसर। अब 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 15 नंबर में है कि आकृति DE समांतर BC है और EC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का फिगर इसमें दिया है और इस तरह का पूछता ही है क्वेश्चन, ये दिया गया है। तो ये ABC, ये ABC, ये D और ये दे दिया E। अब लिखता है कि EC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 1.5 दिया है और ये दिया गया 1 सेंटीमीटर और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, EC पूछ रहा है, ठीक है, ये EC। तो जब ये और ये त्रिभुज दोनों ही त्रिभुज सर्वांग है, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग कि AD बाई AB होता है, अब बराबर AE बाई AC होता है। अब देखिए DA, तो DA दिया 1.5 और AB कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक है 1.5 और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, तो यहाँ से यहाँ 3 दिया, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 4.5 यानी 4.5 बराबर AE दिया 1 और AC में कितना होगा, ये और ये जोड़ेंगे तब ना होगा। देखिए AE प्लस आ जाएगा EC। अब ये जैसे 1.5 है और ये 4.5 है बराबर 1/AE, तो AE के जगह में क्या है 1 प्लस हम लिख सकते हैं EC, और हमसे यही तो पूछा है EC। तो ये इसे काट दिए 15 तिया 45, ये आगे इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस EC बराबर हो जाएगा 3, तो EC बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो EC का मान 2 सेंटीमीटर किस में है, तो देखिए C नंबर में, तो ये हो गया आंसर, ये C नंबर है। ये देखिए कब आता है, जब दो त्रिभुज सर्वंगसम होता है ना, तो ये साइड जो होता है AD बाई AB होता है और AE बाई AC होता है, ये समरूप वाला में आता है, ठीक है, जब दोनों ही त्रिभुज समरूप होता है तब। चलिए इसका आगे 16 नंबर देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन 16 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो कोण B किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24 और 25, ये एक ट्रिपलेट होता है। ये कब होता है, जब समकोण त्रिभुज है तब। इसके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब 2m बराबर, अगर ये 24 आ गया तो m बराबर कितना हो जाएगा 12। जब m बराबर 12 हो गया ना, तो एक और दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो 144 और माइनस 1 143। ये m स्क्वायर माइनस 1 ले लीजिए, 7 7 49, तो देखिए 16 नंबर में ये 24, 25 और 7, तो 24, 25 और 7, 24, 25 और ये 7, ये ट्रिपलेट होता है, जो कि कब लगता है, ये समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज जब होता है तब ये लगता है, तो समकोण त्रिभुज होगा, यानी समकोण त्रिभुज कितना में है, तो C नंबर में है। 17 नंबर का देखिए। 17 नंबर बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी बताइए। तो A मान लेते हैं -5 और ये 7 दिया है, और दूसरा वाला B मान लेते हैं और ये दिया -1 और 3 दिया। अब दूरी सूत्र जानते हैं, तो दूरी सूत्र में क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र से दूरी बोल रहा है ना, तो दूरी AC बराबर क्या होता है, तो रूट में ये इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो -1 में माइनस कीजिए, तो माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस, फिर इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 7 को माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 में गया 4, 4 का स्क्वायर 16,
ठीक है, प्लस 3 में 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 16 16 32। अब 32 देखिए स्क्वायर रूट क्या है इसमें से 32 अगर नहीं है तो उसका निकाल दीजिए। तो 32 का कितना निकलेगा, रूट को ऐसे निकालते हैं ना, 2 1 2 6 12 और 2 8 16 2 4 8 2 2 4। देखिए इसका जोड़ा बन गया, तो 4√2 यानी सी नंबर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। तो दूरी सूत्र आता है, ये दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस कीजिए, फिर ये दूसरा वाला से ये दूसरा वाला को माइनस कर दीजिए तो आ जाता है। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर कहता है बिंदु 2 4 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ये वाला मान लेते हैं कितना कितना है 2 और 4 है, और दूसरा वाला को मान लेते हैं बी है जो कि कितना है 6 और 8 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब मध्य बिंदु जब बोलेगा ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये दोनों को प्लस कीजिए, 6 और 2 को देखिए लिख के प्लस कर देते हैं और नीचे 2 से भाग दे दीजिए। फिर ये दोनों को प्लस कीजिए, 4 + 8 और 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 और 2 8, 8/2, 8 4 12, 12/2, 2 6 12, 2 4 8, कितना गया 4 और 6, ये हो गया इसका निर्देशांक। तो 4 और 6 देखिए कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, सी नंबर है, तो ये हो गया सी नंबर। तो जब भी अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा ना, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, इसको और इसको और इसको और इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाता है, ठीक ना। ए का निर्देशांक -4 और 0 दिया है, और बी का निर्देशांक जो बी है उसका 0 और 3 दिया है, और फिर सी का निर्देशांक दिया है 0 0, और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 फिर प्लस x2 इंटू क्या आ जाता है, तो y3 - y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 - y2, ये आता है फॉर्मूला। अब देखिए 1/2 लिखेंगे x1, तो x1 मतलब ये शुरू वाला, तो x1 -4 है, और ये y2 देखिए ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो y2 का मान कितना है 3 है, और -y3 का मान है 0। अब इसमें देखिए x2 में बैठा देंगे यहाँ 0 थी, खत्म 0 हो जाएगा, यहाँ x3 में भी 0, तो टोटल 0 हो गया, खत्म हो गया। तो 1/2 -4 4 तिया 12, तो -12 काटेंगे तो 2 6 12, तो -6 आएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कह रहे यदि tan a = 4/3 तो sin a का मान बताना है। tan a बराबर दिया है 4/3, तो क्या निकालना है हमें, तो sin a निकालना है। तो sin a के लिए क्या होता है, sin थीटा के लिए क्या होता है, तो p/h। तो इसमें tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना p/b होता है, यानी p = 4 है और b = 3 है, तो हमें क्या चाहिए h चाहिए। तो h का फॉर्मूला क्या होता है p² और -b², सॉरी h में प्लस होता है, p का हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये करेंगे तो 4 4 16 प्लस 3 3 9, कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट से निकल जाएगा 5। हमें क्या पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन a = p/h होता है। तो p का देखिए कितना दिया है, p दिया है 4 और h दिया है 5, ये हो गया इसका आंसर। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। अगर ये साइन कॉस टेन अगर भूल जाते हैं तो आप लाल काका से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये लाल काका ये आ जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा का, और लंब बटे आधार हो जाएगा टेन थीटा का। अब ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 21 नंबर का, 21 नंबर में क्या, यदि √3 sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए √3 sec थीटा बराबर दिया 2, तो sec थीटा जैसे ही लिखेंगे ना तो √3 आ जाएगा बाय में, तो 2/√3। आप बताइए sec थीटा का कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है,
तो sec थीटा में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो sec थीटा बराबर √3 होता है sec 30 डिग्री का मान √3। तो ये कटा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री, यानी sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ये होता है दोस्तों। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर में cosec 31 डिग्री, ठीक है, cosec 31 डिग्री और माइनस दिया है sec 59 डिग्री, तो इसका वैल्यू बोलता है। तो इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो sec 90 डिग्री में कितना डिग्री माइनस करेंगे, 31 डिग्री होगा, तो 59 डिग्री, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा sec 59 डिग्री। अब ये sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cosec थीटा होता है। तो ये sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cosec थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, cosec थीटा, ये cosec आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बदलता है sec थीटा में, तो ये आ जाएगा sec थीटा, तो ये आ गया sec 59 डिग्री और ये माइनस आ जाएगा sec 59 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0। तो जब भी इस तरह का माइनस में रहे ना तो वह 0 ही आता है, बाय में रहेगा तो 1 आता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो देखिए अगर मान लेते कि ये स्तंभ है, तो स्तंभ का छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये स्तंभ, इसकी छाया इधर बनेगा, ये हो गया स्तंभ, ठीक है, और स्तंभ की यहाँ छाया, ये आ जाएगा छाया, स्तंभ इस तरह खड़ा तो स्तंभ का छाया यहाँ बनेगा। लेकिन कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। अगर ये 1 है ना तो ये कितना होगा, 1/√3 है, या अगर 1 है तो ये 1/√3 होगा, क्योंकि उसी का इतना गुनी है। अगर ये x होता तो x का 1/√3 गुना होता, तो मान लिया अगर ये 1 है तो ये 1√3 है। अब जब 1√3 है यानी 1 का, तो ये √3 आ जाएगा, यानी 1/√3 गुनी है, ठीक है। तो अब देखिए, और ये बटा ये कौन सा डिग्री होता है, तो 10 आ जाएगा, ये तो 90 डिग्री बनता है, तो ये आएगा 10 थीटा बराबर क्या होता है, मान लेते हैं इसका नाम अगर a दे देते हैं, ये b दे देते हैं और ये c दे देते हैं, तो आ जाएगा कि AB/BC। अब ये 10 थीटा तो हमें नहीं पता, तो ये AB कितना दिया 1 और BC दिया 1/√3। अब देखिए 10 थीटा बराबर लिखेंगे तो 1/√3, ये पलट के कहाँ चल जाएगा, √3। अब बताइए 10 थीटा, तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू, √3 होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन में से क्या है, सॉरी 10 30 डिग्री नहीं होता है, 10 जो है ना वो 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 24 नंबर का देखते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है और एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अगर सिर्फ पूछा जाता ना कि इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखाएं, तो अनगिनत होता है, अनंत होता है। लेकिन बोलता है समांतर, समांतर मतलब क्या है, एक इधर से खींचेंगे तो एक इधर से खींचेंगे, दो ही ना हो सकता है दोस्तों, इधर से भी खींचेंगे तो इधर से भी खींचेंगे, तो 2 ही आ रहा है, तो यानी 2 हो सकता है, 2, ठीक है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होगी, तो 2। आप देखिए कौन सा ऑप्शन। 25 नंबर में क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त का क्या है ना, इसका त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब कहता है आगे कि P पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त के बिंदु P, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं बिंदु P, ये P नाम हो गया। अब P पर एक स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे PQ, ये हो गया, इसका नाम दे दिए PQ। अब PQ है, O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ O है तो OQ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है PQ बताइए। तो एक स्पर्श रेखा जो होता है ना यहाँ पर टच करता है 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया और ये वाला आपका आधार हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका लंब, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप त्रिभुज ले लीजिए POQ का, तो आप PQ बराबर निकाल सकते हैं कि OQ का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे ना PO का स्क्वायर और रूट कर दीजिए, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, तो 12 12 में कितना हो जाएगा 144 माइनस हो जाएगा 25, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा
ये पी क्यू है तो 12 144 तो 4 9 5 14 और यह आ जाएगा 7 144 9 5 14 13 तो ये 119 आ जाएगा, यानी रूट 119। देखिए कौन सा ऑप्शन में रूट 119 है। ठीक है, इसका आंसर रूट 119। अब 119 देखिए है क्या, तो डी नंबर में यही हो गया इसका आंसर। आप देखिए 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 1/2 लगा दीजिए, और त्रिज्या तो यहाँ आर ही दिया ना, तो त्रिज्या आर है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 26 नंबर का कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए 27 नंबर का देखते हैं। 27 नंबर में कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। आप क्या बोल रहे हैं, थीटा इक्वल टू p डिग्री है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना दोस्तों। तो थीटा दिया p डिग्री बटे 360 डिग्री, और इधर आप लग दीजिए पाई आर स्क्वायर। क्या है इस तरह का ऑप्शन, तो p बटे 360 डिग्री, देखिए p बटे 360 डिग्री, देखिए इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसमें क्या क्या थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया है। तो p बटे, अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2p आएगा, और गुना पाई आर स्क्वायर आएगा, और बटे 36 दूना 72 720 डिग्री, यानी डी नंबर, ये हो गया ऑप्शन नंबर। आप देखिए 28 नंबर का। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं अब। 28 नंबर में क्या कह रहा है कि एक घनाभ की माप 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो घनाभ के विकर्ण पूछ रहा है, तो L बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, और B बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, और H बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो होता है ना विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो L स्क्वायर, L मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस B मतलब 8 का स्क्वायर, और H मतलब 24 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, और 24 24 हम 576। अब देखिए टोटल को प्लस करेंगे 676, 676 किसका होता है, 26 का होता है। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, संचयी बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो एक क्या कहता है, संचयी बराबरता के बीच वर्ग अंतराल और संचयी बराबरता के बीच जो खींचा गया होता है उसको बोलते हैं त्वरण। उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए कितना नंबर में, तो त्वरण है डी नंबर में। क्या बोलते हैं उसको, त्वरण कहते हैं, नहीं डी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। 30 नंबर का, 30 नंबर, यदि PE बराबर, PE मतलब घटना होना, तो घटना होना 0.05 है, और घटना नहीं होना उसको PE को पर ऐसे खींच देते हैं। और घटना नहीं होना की प्रायिकता क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि घटना होना और घटना नहीं होना दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। काहे कि जब भी हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो प्रायिकता में ये जानते हैं कि प्रायिकता कभी 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए घटना घटेगा और नहीं घटेगा तो दोनों 1 होता है। और ये घटना घटा, ये है 0.05। अब प्लस घटना नहीं घटना, ये निकाल देंगे 1 है, तो PE के ऊपर ऐसे खींच देंगे बराबर 1 माइनस 0.05, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.95। अब देखिए 0.95 कौन सा ऑप्शन में, तो बी नंबर है। तो यहाँ था दोस्तों 1 से लेकर 30 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो मैंने इसमें सॉल्व किया। अब अगला वाला वीडियो में जो 2 नंबर का 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो बताएंगे। ठीक है, इसका तीसरा वाला वीडियो में उसमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन को पूछा जाता है वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे। थैंक यू।